हेलो एवरीवन। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन लास्ट टाइम कर चुके हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आज हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन और हैलोरीन दोनों एक ही साथ कर लेंगे। हैलोअल्केन और हैलोरीन के बाद सिर्फ ईथर और अमीन्स बच जाएगा। इसके बाद सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड तक सबको याद हो चुका होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं हैलोअल्केन। तो सबसे पहले हैलोअल्केन क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। हालांकि कोई नई चीज नहीं है, हैलोअल्केन हम सब जानते हैं। हैलोअल्केन और हैलोरीन दोनों समझ एक साथ लेते हैं, फिर प्रिपरेशन बारी बारी देखेंगे। तो हैलोअल्केन क्या होता है, नाम को अगर ध्यान से देखें, हैलो और अल्केन। तो अल्केन हम जानते हैं, अगर किसी अल्केन में कोई हैलोजन पार्ट लगा हुआ है, दिस इज हैलोअल्केन। फॉर एग्जांपल मैं उसको अगर सिंपली लिखूं तो RH लिख सकता हूं। आप सब जानते हैं R का मतलब एनी हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की कितनी लंबी चेन हो सकती है, और ये X रिप्रेजेंट्स द हैलोजन। और हैलोजन्स क्या होते हैं आप जानते हैं, 4 हैलोजन याद रखने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये पूरा आपका हैलोअल्केन है। अब हैलोअरीन क्या होता है, तो हैलोअरीन के लिए बस इतना याद रखना है कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं ARX से। और आपको पता है कि AR क्या होता है, हमारे लिए 12th क्लास में हम लोग इसे मान के चलते हैं बेंजीन रिंग। हालांकि AR का मतलब होता है कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसीलिए AR वर्ड यूज किया गया है, एरोमेटिक। और उस एरोमेटिक के ऊपर अगर कोई हैलोजन लगा है तो वो हैलोअरीन हो जाएगा, हैलोअल्केन की जगह। तो फिलहाल हम लोग मान के चलेंगे कि बेंजीन। तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई हैलोजन लगा है तो हैलोअरीन, और कार्बन की नॉर्मल चेन के ऊपर कोई हैलोजन लगा है तो हैलोअल्केन। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हैलोअल्केन और हैलोअरीन जानने के बाद प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले हैलोअल्केन की करते हैं। ज्यादा मेथड्स नहीं है, लेकिन पहला मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, फ्रॉम अल्केन्स। तो इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। अगर हैलोअल्केन बनाना है तो अल्केन से बना सकते हैं, अल्केन में हैलोजन जोड़ देंगे तो हैलोअल्केन बन जाएगा। इसीलिए हमने पहला मेथड लिखा है फ्रॉम अल्केन्स। लेकिन कैसे, तो इसके लिए आपको याद होगा एक रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 11 में भी डिस्कस की हुई है, और वो है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजनेशन मैं बहुत डिटेल में इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, लेकिन फ्री रेडिकल हैलोजनेशन लिख करके हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि हमें चाहिए एक अल्केन। सबसे सिंपल अल्केन के लिए मैंने फिलहाल मीथेन का एग्जांपल लिया है। इसको आपने रिएक्ट कराना है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, Cl2 और Br2, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल क्लोरीन ही लेके चलता हूं। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ये सनलाइट के फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सिंबल है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। बहुत सिंपल है कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है और उस हाइड्रोजन की जगह यहां से एक क्लोरीन लगा देना है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl। और यहां से जो एक हाइड्रोजन हटा, यहां जो क्लोरीन बच गया था वो उसके साथ कंबाइन कर लेगा और बन गया HCl। ये बहुत सिंपल बात है। तो ये हमारा हैलोअल्केन है। हम देख सकते हैं कार्बन की चेन है, हालांकि कार्बन की चेन नहीं है, एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन, और उसके ऊपर एक हैलोजन क्लोरीन लगा हुआ है। तो क्लोरोमीथेन, इसका नोमेनक्लेचर तो हम सब जानते ही हैं। तो ये क्लोरोमीथेन बन गया। अगर मैं इसकी जगह ईथेन लेता तो क्लोरोईथेन बन जाता। अगर मैं प्रोपेन लेता तो क्लोरोप्रोपेन बन जाता। सबसे सिंपल अगर कहें तो इस तरीके से किया जा सकता है। हाँ, इसमें एक बात और याद रखनी है, हम चाहें तो इसमें भी और फर्दर क्लोरीनेशन कर सकते हैं। एक बार फिर से अगर हम Cl2 मॉलिक्यूल इसमें मिला दें, जैसे पहली बार Cl2 यूज किया था, अगर जो प्रोडक्ट मिला है उसमें फिर से Cl2 डाल दें और इन प्रेजेंस ऑफ फिर से सनलाइट कर दें, तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा। अभी इसमें 3 हाइड्रोजन है, यानी हम 3 बार ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो बचेगा सिर्फ CH2, और इसके जगह हम एक क्लोरीन पहले से लगा हुआ था, एक क्लोरीन और लग जाएगा, यानी कि CH2Cl2 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, या 1 सीधा डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। और एक HCl मॉलिक्यूल फिर से रिलीज होगा, क्योंकि एक बार फिर से एक क्लोरीन बच गया होगा, जो एक H निकला उसके साथ कंबाइन कर लेगा। क्योंकि 2 हाइड्रोजन और लगे हैं तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे करते करते हम 2 बार और कर सकते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो अब जो बनेगा वो बनेगा CHCl3 एंड HCl ऑफ कोर्स। ये CHCl3 हमें पता रहना चाहिए, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो ये है क्लोरोफॉर्म। वैसे तो ट्राइक्लोरोमीथेन है, बट इसका एक कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, कमर्शियल नेम है क्लोरोफॉर्म, को याद रहना चाहिए। फाइनली अगर एक स्टेप और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फाइनली बनेगा CCl4। जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो भी निकल गया इसमें से और बना CCl4। ये टेट्राक्लोरोमीथेन है, और टेट्राक्लोरोमीथेन इस तरीके से आप सब समझ सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जितने हाइड्रोजन हैं उनको हम चाहें तो हटा दें बारी बारी, और हटाने के साथ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हमें सिर्फ एक ही स्टेप करना है तो ये लिमिटेड अमाउंट में लेना पड़ेगा। अगर हम क्लोरीन एक्सेस में ले लेंगे तो हमें पता होना चाहिए, अगर एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, पहले एक बार क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा,
क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, बहुत सारा बच गया होगा तो बचा हुआ क्लोरीन इस पे अटैक कर देगा तो ये बनेगा, और बच गया होगा तो फिर इस पे अटैक कर देगा तो ये बनेगा, और बच गया होगा तो इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ तक बन जाएगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट अगर हमें नहीं चाहिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम अल्केन ले रहे हैं एग्जैक्टली नाप के उतना ही हैलोजन उसमें मिला है, तो एग्जैक्टली फिर एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। लेकिन ये बड़ा सिंपल तरीका है और इसको फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्यों कहते हैं उसके ऊपर अब थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्री रेडिकल हमें पता होना चाहिए, मुझे लगता है इसको सबने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटाता हूं। और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्यों कहते हैं, तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ना इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। 3 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको 11th की छोटी सी बात याद दिलाऊंगा, पूरी बात नहीं करेंगे, वो वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि 3 स्टेप क्या होता था, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। पहले रिएक्शन इनिशिएट होती है। इनिशिएट कैसे होती है, ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है ना Cl2, दो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है, ये सनलाइट की जो प्रेजेंस है यही किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सनलाइट की प्रेजेंस में इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दो क्लोरीन के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन टूट के इसके ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो आपको मिलेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, दूसरा भी क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये है फ्री रेडिकल, इसीलिए इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपको 2 फ्री रेडिकल मिले स्टार्टिंग में, इसे कहते हैं इनिशिएशन। अब ये इनिशिएट हुआ है काम, अब प्रोपगेशन होगा। प्रोपगेशन कैसे होगा, तो आपको प्रोपगेशन के लिए स्टेप एक ही याद रखनी चाहिए, आपने क्लोरीन के अलावा उसमें क्या लिया हुआ है, एक अल्केन लिया हुआ है, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में मीथेन लिया था। तो अभी मीथेन का क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है तो मीथेन कौन से कांटेक्ट में आने वाला है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शायद मैंने पहले भी कहीं बताई हो, अगर नहीं बताई है तो इसको ध्यान से सुन लें। फ्री रेडिकल हमेशा किसी दूसरे पे अटैक करके वहां से फ्री रेडिकल निकाल लेता है। मतलब ये फ्री रेडिकल है, ये एक रिएजेंट है जो अटैक करता है, वो रिएजेंट होता है, हम जीओसी में पढ़ चुके हैं। तो ये एक रिएजेंट है और ये रिएजेंट इस पे अटैक करेगा और इसमें से एक फ्री रेडिकल निकाल लेगा, बस इसका एक ही काम होता है। फ्री रेडिकल का काम होता है कहीं अटैक करके वहां से फ्री रेडिकल खींच लो। तो इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना, न्यूक्लियोफाइल का काम होता है पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना, और फ्री रेडिकल का काम होता है कहीं भी अटैक करके फ्री रेडिकल निकालना। बड़ा सिंपल है। तो इसमें से एक फ्री रेडिकल निकाल लो। अब फ्री रेडिकल कैसे निकालेंगे, तो CH4 का मतलब वो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो, लेकिन इस तरीके से तोड़ो कि वो फ्री रेडिकल निकले। तो ऐसा देखो जरा ध्यान से, कार्बन और ये हाइड्रोजन में दिख रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर लेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH4 की जगह अब मिलेगा CH3, और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन टूट के आया था तो वो इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल निकला था वो किसके साथ चला गया, Cl फ्री रेडिकल के साथ। तो क्या बन गया, HCl। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, बाय प्रोडक्ट निकल चुका है HCl। इस क्लोरीन को जो काम करना था उसने अपना काम कर दिया। अब इस फ्री रेडिकल का क्या, तो इस फ्री रेडिकल का क्या, बड़ा सिंपल, अगर आप याद रखना चाहें तो ये CH3 फ्री रेडिकल है। आपको पता है कि कंटेनर में 2-2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बने थे, तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल तो H निकाल के ले गया, दूसरा क्लोरीन कहाँ आएगा, दूसरा क्लोरीन को कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, बड़ा सिंपली दोनों कंबाइन कर लेंगे और क्या बनेगा, CH3Cl। आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। तो अल्टीमेटली अगर आप इन सभी स्टेप्स को जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हमने मीथेन में क्लोरीन मिलाया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें मिला CH3Cl और HCl। अब यही क्योंकि एक्स्ट्रा हम Cl2 ले लेते तो बहुत सारे फ्री रेडिकल बन जाते, तो फिर वो फ्री रेडिकल इस पे अटैक करके इसको फिर से फ्री रेडिकल बना देते, फिर और इसमें क्लोरीन जुड़ता चला जाता है, इसीलिए वो लास्ट में CCl4 तक बन जाता है। बट अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे, सिंगल मोल के साथ सिंगल मोल क्लोरीन मिलाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन खत्म। आई होप ये बात समझ में आ गई। इसका एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा अगर आपने कभी प्रैक्टिस की है तो। वो सवाल क्या है, जरा देखिए। अगर मेरे पास प्रोपेन है, अभी मैंने बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल लिया था मीथेन, वहां पे कोई कंफ्यूजन थी ही नहीं, एक ही तो कार्बन था। बट प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, और 3 कार्बन के साथ अगर क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको पता है क्या होता है, पहले क्लोरीन टूट के फ्री रेडिकल बनता है, फिर वो अटैक करता है। तो मैं सीधा उसी स्टेप पे आता हूं, कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन चुका है और अब वो उसमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करने वाला है, ठीक है। ये प्रोपेन है और ये फ्री रेडिकल है, ये इसके ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन अब इस क्लोरीन के पास 3 चॉइस है। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 2 चॉइस है। चॉइस क्या है, ये क्लोरीन या तो इस कार्बन पे अटैक करे
या तो इस कार्बन पे अटैक करे या तो इस कार्बन पे अटैक करे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला और आखिरी वाला जो कार्बन है वो सेम ही है। इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे वो बात एक ही है, क्योंकि इधर से अटैक करे तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा और इधर से अटैक करे तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। चॉइस है दो, या तो किसी एक एंड पे अटैक कर ले इधर या इधर, वो तो बात सेम है, या फिर बीच वाले कार्बन पे अटैक कर ले, वो बात सेम नहीं रहेगी, वो अलग बात होगी। यानी दो चॉइस हो गई, इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे। अटैक करके करता क्या है, इसको इसमें से फ्री रेडिकल निकाल के ले जाता है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूं। अगर क्लोरीन इस पे अटैक करेगा तो यहां से H फ्री रेडिकल निकलेगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात? और अगर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2, यहां से एक H फ्री रेडिकल जा चुका है तो बचेगा CH2, और जब फ्री रेडिकल निकलता है तो ये भी फ्री रेडिकल बच जाता है, ये एक तो ये मिलेगा, ये मिल सकता है। लेकिन अगर यही क्लोरीन इस पे अटैक ना करता, इस वाले पे अटैक करता, बीच वाले पे, तो भी आप समझ पा रहे होंगे कि तब क्या बनेगा, तब बनेगा CH3 CH, बीच वाले पे फ्री रेडिकल बनेगा, CH2 की जगह क्या बचा, CH और एक फ्री रेडिकल, और फिर से निकलता तो HCl। यानी दो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है। और आपको मैंने कई बार बता रखा है, जब किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तो होगा तो कोई एक बार में एक ही, तो कौन सा होता है, इन दोनों में से कौन बनेगा, कौन सा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। और इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये कैसे डिसाइड करें, हम लोगों ने ज्यादा स्टेबल तो कैटायन और एनायन के केस में सीख रखा है कि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये वो सब कुछ देख रखा है। ये तो फ्री रेडिकल है, चार्ज तो है ही नहीं इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, फ्री रेडिकल है, इसको भी आप एक कैटायन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैटायन की तरह क्यों ट्रीट कर सकते हैं, कैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इधर दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के साथ 6 और एक ये 7। इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा। यानी एक तरह से इसका नेचर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप के जैसा ही होता है। तो ये भी एक कार्बोकैटायन की तरह ही ट्रीट करेंगे, और उस केस में जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना स्टेबल। तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस तरफ से मिलेगा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिल सकता है और इससे भी मिल सकता है। दोनों तरफ से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। मैं समझता हूं कि आप जीओसी भूले नहीं है, जीओसी आपको याद है, जीओसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये ज्यादा स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल है तो ये क्या होगा, मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट है हमारा, मतलब मेनली ये ही बनेगा। हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बनेगा और इक्का दुक्का बनेगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये बनेगा, और अगर ये बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्लोरीन भी आकर के इस पे लगेगा, दूसरा वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl। क्या ये बात आपको क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक, एक एग्जांपल और उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड पे चलेंगे। एक एग्जांपल ये है, ये तो था इस केस में, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है, बट क्योंकि कोई क्वेश्चन कहीं नया ना लगे इसलिए बता रहा हूँ। आपको एक दिख रहा होगा साइक्लिक रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, साइक्लोहेक्सीन है। अगर आपको नोमेनक्लेचर आता हो पता होगा, ये साइक्लोहेक्सीन है। अगर इस पे क्लोरीन, अब बार-बार मैं क्लोरीन ले रहा हूँ क्योंकि वो जस्ट कोइंसिडेंटली क्लोरीन आ जाता है, बट क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों हो सकता है। फ्लोरीन आयोडीन नहीं लेते, मैं उसका भी एक रीजन बता दूंगा। बट फिलहाल ये अगर ऐसा रिएक्शन है तो आप इसमें बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पर भी कार्बन के पास बहुत सारे चॉइस हैं, कार्बन के पास नहीं, क्लोरीन के पास क्या होगा। हर बार आपको पता है कि क्लोरीन का क्या बनने वाला है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। दोनों क्लोरीन टूट जाएंगे और दो फ्री रेडिकल आपको मिलेंगे। एक फ्री रेडिकल पहले इस पे अटैक करके इसको फ्री रेडिकल बनाएगा और दूसरा वाला आकर के फिर उस पे लग जाएगा, सिंपल। लेकिन ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे भी कर सकता है, इस 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 पे भी कर सकता है। कई बार तो कुछ जगहों पर तो है कि बात एक ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे इधर 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 और इधर, सबसे ज्यादा अच्छा और स्टेबल फ्री रेडिकल किस पॉइंट पे बनता है, क्या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ और आप समझ पाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ये वाला क्लोरीन इस पे अटैक करता यहाँ पर, तो यहाँ से एक H निकाल लेगा और यही फ्री रेडिकल बनेगा। जरा देखना क्यों कितना स्टेबल है, ये डबल बॉन्ड है और ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। यहाँ एक केस होता है फ्री रेडिकल रेजोनेंस के जैसा, यहाँ एक रेजोनेंस होगा, ये फ्री रेडिकल बन गया, ये काफी ज्यादा स्टेबल है। रीजन पता है क्या है, ये रीजन ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, और ये जो पाई बॉन्ड है वैसे भी वीक होता है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से जरा समझ लेना इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कई बार। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन टूट किधर गया, इधर से इलेक्ट्रॉन टूट किधर आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा।
यहाँ का डबल बॉन्ड टूट चुका है, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जा चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, यानी कि यहाँ पर। बात समझ पा रहे हैं? फिर इससे वापस बैकवर्ड हो सकता है, ये बन जाएगा। तो ये दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और आपको पता है रेजोनेंस काफी स्टेबल होता है, इंडक्टिव से भी ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस होने से होता है। क्लियर? तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर अटैक क्यों ना करे, यहाँ अटैक करे तो आप समझ सकते हैं कि रेजोनेंस नहीं होगा। आप करवा के देख लीजिए, अगर यहाँ अटैक करता तो यहाँ फ्री रेडिकल बनता, क्या रेजोनेंस होगा? एडजेसेंट पोजीशन पे है क्या डबल बॉन्ड? नहीं है। यहाँ तो एडजेसेंट पे था, यहाँ फ्री रेडिकल था, बगल में सिंगल बॉन्ड था, उसके बगल में डबल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ फ्री रेडिकल, बगल में सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये एडजेसेंट नहीं है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। तो हमारे लिए ये बात समझ में आ गई। और ये तो सब समझ पा रहे होंगे कि यहाँ अटैक करने से तो बिल्कुल ही रेजोनेंस नहीं होगा, अगर यही फ्री रेडिकल बन गया तो कहाँ से रेजोनेंस होगा? तो कहने का मतलब यही वाला सबसे स्टेबल है। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पूछे तो मैं क्या लिखूं? तो प्रोडक्ट में ये लिखूंगा कि इसके ऊपर यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, और क्योंकि यहां फ्री रेडिकल बनेगा तो दूसरा वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल यहीं यहां पर लग जाएगा। ये है इसका प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ गए आप? मैं चाहूंगा कि आप इसका एक बार आइए कैसे नेमिंग कर लें ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि इसका नाम आप सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। बट दिस इज हाउ वी कैन मेक और वी कैन प्रोड्यूस हेलो एल्केन। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, पहले इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए, तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हाँ, मैंने एक बात बताई थी कि क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज कर सकते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन यूज नहीं करते। तो इसके रीजन ये है कि फ्लोरीन तो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन इज टू मच रिएक्टिव, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो कंट्रोल नहीं की जा सकती उसकी रिएक्टिविटी को, तो हम फ्लोरीन इसलिए यूज नहीं करते। और आयोडीन इतना स्लो रिएक्ट करता है इसलिए वो किसी काम का नहीं होता। तो यहाँ पर एक मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है क्लोरीन की और ब्रोमीन की। क्लोरीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन थोड़ा कम, बट ये दोनों की रिएक्टिविटी कंट्रोल भी की जा सकती है और इतनी स्लो भी नहीं है कि रिएक्शन होगी ही नहीं, दोनों होता है। इसलिए हम लोग जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज करते हैं। लेकिन आपको मैं चाहूंगा एक पॉइंट नोट कर लें यहाँ पे, F2 is very highly reactive, which is it reacts vigorously, violently, therefore it is not used. और आयोडीन के केस में लिखेंगे it reacts very slowly, therefore it is not used। खत्म। मैंने बात बोल दी है, आपने इसको सुन के लिख लिया होगा। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, और दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अभी हमने अल्केन से बनाना सीखा, अब अल्कीन से बनाना सीखते हैं। तो आसानी होगा याद करना, पहले अल्केन से बनाना सीख लिया, अब अल्कीन से बनाना सीखते हैं। अल्कीन से दो तरीके हैं बनाने के। फ्रॉम अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वालों को अल्कीन कहते हैं, आप जानते हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, बाय एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। ये तरीका है, आप इसको इस तरीके से नोट करेंगे, बाय एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट तरीका है वैसे, लेकिन ये कोई नया नहीं है, हमने शायद इसे 11th में भी पढ़ा हो, बट अगर नहीं भी याद है तो हम दोबारा यहाँ समझ सकते हैं। एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल, पहला तरीका क्या करना है, आपको एक अल्कीन लेना है। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक इथीन मॉलिक्यूल का। आप नोट भी करते रहेंगे साथ साथ इन चीजों को, पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट करना है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो में जो भी कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं उसे नोट करते हैं। ये है इथीन, और इथीन के साथ HX मॉलिक्यूल क्या है तो समझ ही गए होंगे। H और X क्या हो सकता है, कोई हैलोजन, यहाँ पे कोई भी हैलोजन चलेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई। मैं अभी HCl ही लेके चलता हूँ। तो HCl हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं, बड़ा कुछ और लेना नहीं है, सिर्फ ये दो ही काफी हैं। एल्कीन चाहिए और हैलोजन एसिड चाहिए, मतलब HCl चाहिए, HBr भी चलता। करना क्या है, बड़ा सिंपल, HCl टूटता है H+ और Cl- में, ये टूटता है ऐसे। आपको करना क्या है, इन दोनों को उठा के इस पे जोड़ देना है। कैसे, इनके बीच का डबल बॉन्ड तोड़ो, एक क्लोरीन किसी एक कार्बन पे लगा दो और हाइड्रोजन किसी एक कार्बन पे लगा दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 इस पे मैंने लगा दिया, और यहाँ पर CH2 था तो एक हाइड्रोजन इस पे लगाना पड़ेगा, क्या बन गया, CH3। खत्म बात। लेकिन ये बात बड़ी सिंपल लग रही है, छोटा सा ट्विस्ट इसमें आ जाता है। अगर इथीन का मॉलिक्यूल ना हो, प्रोपीन का मॉलिक्यूल हो तो, और मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा समझने में, आप समझ पाएंगे यहाँ पे कौन सी ट्विस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब रिएक्शन कराने के लिए कहें, ये भी अल्कीन है, फिर से वही चीज है, ये HCl टूटेगा, और मैंने अभी जैसा बोला कि इन दोनों को उठा के यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन पे क्लोरीन लगा दो, एक कार्बन पे H लगा दो। लेकिन क्या किसी भी कार्बन पे क्लोरीन लगा दो बात सेम रहेगी? नहीं। अगर मैं इस पे क्लोरीन लगा दूं तो बीच वाला 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा,
और अगर क्लोरीन उठा के इस पे लगाता हूं तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। समझ पा रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। तो मेजर कौन सा होगा? जब दो पॉसिबिलिटी होती है तो मेजर कौन सा होता है? बड़ा सिंपल, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉव। ये लोग आपने देखा होगा, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी बताया था मैंने मार्कोनिकॉव। तो मार्कोनिकॉव जानते हैं, मार्कोनिकॉव क्या होता है कि नेगेटिव वाला जो आयन है वो उस कार्बन पे लगता है जिस पे लेस हाइड्रोजन हो। लेस हाइड्रोजन इन दोनों में से किस पे है? बीच वाले पे। तो ये क्लोरीन उठा के यहां लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली यहां लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 CH, इसके ऊपर लग गया यहां पर क्लोरीन और यहां सिंगल बॉन्ड CH2। क्या ये बात है? बन गया ये प्रोडक्ट आपका। ये मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट अगर कोई वैसे पूछते नहीं है, अगर होता तो क्लोरीन यहां लगता, बट आपको हमेशमेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना है। तो इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट यहां नोट करने के साथ ही साथ मार्कोनिकॉव्स एडिशन या मार्कोनिकॉव्स रूल, इस रूल को अच्छे से हाईलाइट कर लेना है कि हमेशा मार्कोनिकॉव रूल होगा। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट बच गया, वो आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। क्या कंफ्यूजन होगी? देखो क्या, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हमेशा मार्कोनिकॉव रूल लगेगा एक केस छोड़ के। एक केस छोड़ के, कौन सा केस? उसमें एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा। ठीक इसका उल्टा, वो एक केस क्या है वो आप समझ लीजिए ध्यान से। अगर मैंने HBr लिया है और उसके साथ पेरोक्साइड लिया है, ध्यान से समझना, अगर मैंने HBr लिया है और पेरोक्साइड लिया है तो फिर एंटी मार्कोनिकॉव हो जाएगा। बाकी कुछ भी कर लो, हमेशा मार्कोनिकॉव लगेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोपीन मॉलिक्यूल ही है हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हमने HBr रिएक्ट करवाना है। देखो अगर मैं नॉर्मल HBr ले रहा हूं, पेरोक्साइड नहीं ले रहा हूं, तब तो मार्कोनिकॉव होगा। मार्कोनिकॉव के हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पर ये, ठीक। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर HBr लें और पेरोक्साइड भी ले लें उसके साथ, HBr के साथ सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड ले लें, तो फिर ये नहीं होगा। पेरोक्साइड क्या होता है? एरो के ऊपर आपको पेरोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा। पेरोक्साइड आप जानते हैं क्या होता है वैसे, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो एक तरह का पेरोक्साइड है। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पेरोक्साइड ये चीज एरो के ऊपर लिखी हुई अगर है तो HBr के साथ अकेला रिएक्ट नहीं करने दिया है हमने, पेरोक्साइड मिला दिया है, तो फिर अब रूल बदल जाएगा। मार्कोनिकॉव की जगह कौन सा रूल हो जाएगा फिर? एंटी मार्कोनिकॉव। और एंटी मार्कोनिकॉव के मुताबिक प्रोडक्ट आपको पता है ठीक ऑपोजिट बनेगा। इस बार ये प्रोडक्ट मेजर है। अगर आप ये चीज समझ पाएंगे तो आप आगे गलती नहीं करेंगे। याद रखना, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आपको अगर एग्जाम में HBr की जगह HCl दे दिया और फिर भी पेरोक्साइड भी दे दिया तो क्या अभी भी एंटी मार्कोनिकॉव होगा? नहीं। यही कंफ्यूजन होती है, लोगों को लगता है कि जब भी पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉव, पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिकॉव। इतना सिंपल नहीं है। अगर HBr होगा और पेरोक्साइड होगा सिर्फ तभी एंटी मार्कोनिकॉव, अदरवाइज हर केस में मार्कोनिकॉव। HCl है साथ में पेरोक्साइड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉव। HBr है और पेरोक्साइड नहीं है तब भी मार्कोनिकॉव। सिर्फ HBr और पेरोक्साइड का कॉम्बो अगर आ गया तो फिर एंटी मार्कोनिकॉव का खेल हो जाता है, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, 11th में डिस्कस कर चुके हैं। अभी टाइम हमारे पास कम है तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ये बात है खत्म। ये मेथड समझ में आ गया। पहला मेथड यही था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है तो रिवाइंड करके आप दोबारा नोट कर लीजिए देख करके। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। पहला मेथड हो गया, दूसरे मेथड मतलब अल्कीन से दूसरा मेथड। अल्कीन अपने आप में दूसरा मेथड है। तो अल्कीन के अंदर मैंने कहा था दो मेथड्स हैं। एक मेथड था बाय एडिशन ऑफ HX मॉलिक्यूल, दूसरा मेथड है बाय एडिशन ऑफ X2 मॉलिक्यूल। प्योर हैलोजन ले सकते हैं आप, लेकिन यहां याद रखेंगे X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन बन सकेंगे। याद रखिएगा X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या करना है यहाँ पर? अल्कीन फिर से लेना है तो पता ही है हमको। एल्कीन के साथ इस बार HX की जगह X2 लेना है, तो मैं भी जनरली X2 ही लेके चलता हूँ। क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। CCl4 एक सॉल्वेंट है, इसके अंदर ये चीजें आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं और फिर आपस में कंबाइन करके रिएक्ट भी कर सकती हैं, इसीलिए सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है हमको। ऊपर से थोड़ा इसको पोलराइज करके तोड़ने में भी मदद करता है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग द मैकेनिज्म हियर, ओनली वी आर डिस्कसिंग द एंड प्रोडक्ट। तो मिलने क्या वाला है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ से X2 है ना, दोनों को जोड़ दो एक एक के ऊपर। मतलब ये कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ना, डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ दो हैलोजन है, एक इस पे और एक इस पे लगा दो, तो एक हैलोजन यहाँ लगा दिया, एक हैलोजन यहाँ लगा दिया, बात खत्म। बहुत सिंपल है। तो
तो क्या ये हेलो अल्केन है? बिल्कुल है, दो हेलोजन लगाए तो एल्केन हेलोजन ही तो लगा है और कार्बन की चेन है ही, तो ये हो गया एक हेलो अल्केन। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक स्टार बना के पॉइंट यहां पर मेंशन कर लें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हालांकि ये चीज भी 11 की है क्योंकि सारी रिएक्शन 11 में डिस्कस की हुई है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? अगर आप X2 की जगह ब्रोमीन लेते, इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है रिएक्शन से पहले, लेकिन रिएक्शन के बाद तो आपको पता है कि ब्रोमीन तो टूटने वाला है, तो कलर भी गायब हो जाएगा। तो इस पूरी रिएक्शन की खासियत ये होती है कि अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो रेडिश ब्राउन कलर रिएक्शन होते होते खत्म होते होते तो पूरा गायब हो जाता है। तो शुरू में रेडिश ब्राउन कलर का रिएक्शन में रहेगा, कंटेनर के अंदर आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा और एंड में आपको गायब हो जाएगा, डिसअपीयर। तो इस पूरी रिएक्शन में लिखेंगे रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर्स, तो इसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कह सकते हैं। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो गया, ये बात सही है, लेकिन कब डिसअपीयर होगा? जब अल्कीन लेंगे। अगर मैं यहाँ अल्केन लेता तो डिसअपीयर होता क्या? अगर अल्केन लेता, CH3 लेता, तो क्या रिएक्शन होती? पहली बार रिएक्शन ही नहीं होती, और अगर रिएक्शन नहीं होती तो ऐसा तो कुछ बनता ही नहीं, नो प्रोडक्ट, कुछ बनता ही नहीं। कुछ नहीं बनता तो ब्रोमीन एज इट इज पड़ा रहता कंटेनर में, तो रेडिश ब्राउन भी एज इट इज दिखता रहता। तो आपके पास अगर दो बीकर है, एक में अल्केन है एक में अल्कीन है, दोनों में आप ब्रोमीन वाटर डाल दो, जिसमें कलर गायब होगा उसमें अल्कीन है और जिसमें कुछ कलर गायब नहीं हुआ इसका मतलब उसमें अल्केन है। क्या बात समझ में आ गई? तो इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर पता करने के लिए, जो दिखाई से देखने से नहीं पता चल रहा था, रिएक्शन करवा के पता कर सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। क्लियर है एक बात? तो ये मेथड अल्कीन वाला भी खत्म होता है, आप इतना नोट करके समझ लीजिए। अब हमारे पास कुछ और मेथड्स रह गए हैं, बस उसे खत्म करेंगे। ठीक है, अभी तक जितनी मेथड हम लोगों ने डिस्कस की है आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे अगर आगे के मेथड्स तो शायद ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए वीडियो की, और उतना काफ़ी सूटेबल रहेगा नहीं। हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ये आधे घंटे तक की वीडियो होनी चाहिए। तो जितनी मेथड्स हमने की है उसके ऊपर ये असाइनमेंट बेस्ड है आपके पास, असाइनमेंट इसको अटेम्प्ट करें और इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको ध्यान से अच्छे से याद करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।